अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारी जो एक्सरसाइज है ना 1.1, हमारी जो बुक है जी आईकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स की, इसका जो ये चैप्टर है बिजनेस अर्थमेटिक, इसमें जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इसका ये क्वेश्चन 1 भी और ये क्वेश्चन 2 भी और बाकी ये जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको भी। तो आए वन बाय वन जो है इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें ये जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कि टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स, इनको टिक करना है, जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको टिक करना है। तो सबसे पहले उसने बात की है जी 80 रेशो 640। तो सिंपल मैंने ये करना है कि 80 को 2 पे तकसीम करना है और 640 को भी 2 पे तकसीम करना है। जब आप 80 को 2 पे तकसीम करेंगे तो बाकी आपका 40 रह जाएगा, और जब आप 640 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो ये 320 रह जाएगा। उसके बाद ये आपके पास 40 और 320 आ जाएगा। इसको मज़ीद आप 2 पे तकसीम करेंगे, इसको भी 2 पे तकसीम करेंगे, इसको भी 2 पे तकसीम करेंगे। तो जब आप 40 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 20 आ जाएगा, 320 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 160 आ जाएगा। उसके बाद ये 20 आ जाएगा और ये 160 आ जाएगा। 20 को और 160 को फिर 2 पे तकसीम करना है। जब आप 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बाकी 10 रह जाएगा। 160 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। 10 को मज़ीद करूँगा तो 5 आ जाएगा, 80 को मज़ीद करूँगा तो 40 आ जाएगा। उसके बाद ये 5 और 40, 5 को 5 पे डिवाइड करना है, 40 को भी 5 पे डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 1:8 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, ये सी वाला इसका आंसर होएगा। तो ये पार्ट 1 इसका जो जुज़ 1 है वो है। उसके बाद जुज़ 2 के अंदर वो कहता है द रेशो बिटवीन 75 एंड 225 इन इट्स लोएस्ट टर्म, कि ये एक रेशो है 75 रेशो। अच्छा, इसको आप इग्नोर कर दें और यहाँ से इसको देखेंगे 75 × 225 एक रेशो है। इसको अगर हम मसलन के कम करते हैं तो कितना मैक्सिमम इसके लोएस्ट फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो बड़ा आसान है, 75 को 5 पे तकसीम करें तो 15 आ जाएगा, 225 को 5 पे तकसीम करें तो 45 आ जाएगा, 15 को 5 पे तकसीम किया तो 3 आ जाएगा, 45 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1:3 इसका आंसर है, यानी कि इसका जो आंसर है वो हमारा डी वाला होगा। ये सी है तो इसका आंसर हमारा डी वाला होएगा। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं जी 4/9 टू 1/3 इज़ द सेम। 4/9 के 4/9 है टू 1/3 इज़ सेम एज। सिंपल आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 4/9 1/3, दोनों दोनों जो मेरे पार्ट हैं यानी कि रेशियो से इस तरफ और रेशियो से इस तरफ, दोनों तरफ इसको अगर मैं 9 से ज़रब कर दूंगा यानी कि किसी सेम या नंबर से करूंगा, यानी कि ऐसे नहीं करूंगा कि यहाँ पे 4 से कर दूं तो यहाँ पे 5 से कर दूं, नहीं, इसको भी 9 से ज़रब करूंगा, इसको भी 9 से ज़रब करूंगा। तो इसको 9 से करूंगा तो ये 9 9 के साथ कट जाएगा, इसका बाकी 4 आ जाएगा। इसको जब 9 से करूंगा तो 3 1 और 3 3 9, तो इसका ये 3 1 से ज़रब होएगा तो ये 3 आ जाएगा। 4:3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है जी वो आ जाएगा 4:3, यानी कि इसका जो ये सी पार्ट है, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये फोर्थ वाले की बात करता हूँ तो वो कहता है द रेशो रुपीज़ 10,000 टू 1,00,000 फॉर द ईयर इन परसेंट। परसेंट के अंदर इसकी रेशो बताएं कि क्या होगी। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 5 पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो है ना इसको सॉल्व किया हुआ है कि ये 10,000 को 10,00,000, ये अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 10,000 को 10,00,000 पे, तो आपने क्या करना है 10,000 को ऊपर रखना है और 10,00,000 को नीचे रखना है। इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। ये 1/10 होएगा। 1/10 को अगर आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है
तो आप 1/10 को अपने कैलकुलेटर पे 1 लिखें तो उसको 10 पे तकसीम करें तो ये आपका 0.1 आ जाएगा, 0.1%, ये 0.1% आ जाएगा। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में करना है तो इसको आप मज़ीद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिहाजा आपका इसका जो आंसर है ना जी, ये फोर्थ का, इसका ये 0.1% होगा, और यही इसका आंसर है बी वाला। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आंसर है। उसके बाद जी इसका फिफ्थ वाला देख लें। फिफ्थ वाले में वो कहता है कि 3.25 इज़ अ रेशो ऑफ। अच्छा, इसका ना ये होता है कि 3.25, अगर अब इसका ये इशारिया उड़ाया तो इशारिये का 1 आ जाएगा, और इस तरफ जितने हिस्से हैं, अब ये 1 है और ये 2 है, तो यानी कि इसके यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 325/100 आ जाएगा। और अगर ये डिवीजन होती है तो डिवीजन को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, 325/100। फिफ्थ का 325/100, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी वाला, सी वाला आ जाएगा कि 325/100, 325 एंड 100। उसके बाद ही हम देख लेते हैं आगे, जो 6 वाला है उसका देख लेते हैं। 6 वाले में वो कहता है रेशो इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन टू। इसका जो आंसर है वो होमोजीनियस है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ए वाला है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जो क्वांटिटीज होती है ना उनके यूनिट सेम होते हैं। ये होमोजीनियस आपने याद रखना है। इसका आगे एक मल्टीपल चॉइस है, टिक द शॉर्ट आंसर वाली एक है, टिक द करेक्ट आंसर वाली एक आगे ऑप्शन आएगी, एक जूस आएगा, उसका भी ये होमोजीनियस से पार्ट है। वहाँ जब जाऊँगा ना तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये देखो ये होमोजीनियस क्यों है। होमोजीनियस क्या होता है, जिसके अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं ना उनके यूनिट्स सेम होते हैं। उसके बाद आगे 7 है। 7 के अंदर कहता है अ रेशो कैन रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि इसका जो है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बी वाला, यानी कि जो रेशो होती है ना वो किसी भी चीज़ के लोएस्ट टर्म तक हम उसको कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ऊपर बात करते हैं, देखें जो सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला है इसमें देखें, इसमें उसने कहा द रेशो बिटवीन 75 एंड 2 to 5 इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि वो कहता है कि रेशो लोएस्ट टर्म में लिखें। यानी इससे भी पता चलता है कि जो रेशो होती है वो हमारी लोएस्ट, हमारी ये लोएस्ट टर्म्स में होती है। तो ये इससे कनेक्ट करके आपको बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद एट्थ है इसका, कि एट्थ को देखते हैं। ये एट्थ में क्या कहता है जी, वो कहता है द रेशो बिटवीन 7.5 एंड 3.5 kg इज, द रेशो बिटवीन 7.5 kg एंड 3.5 kg इज, यानी कि वो रेशो कहता है कि रेशो बताएं। अब इसके अंदर भी इससे भी पता चल रहा है, देखें द रेशो बिटवीन 7.5 kg एंड 3.5 kg, यानी कि देखो 7.5 का भी यूनिट kg है और 3.5 का यूनिट भी kg है, यानी कि होमोजीनियस रेशो है वो होती है होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है कि जिसमें हमारे यूनिट्स सेम होते हैं। अच्छा, अब वो इसका वो कहता है कि जी इसकी रेशो बताएं जी, इसकी रेशो क्या है 7.5 की और 3.5 की। तो 7.5 का आगे मैंने आपको बताया कि अगर ये 7.5 है तो इसका इस तरह से इशारिया उड़ जाएगा, इशारे की जगह 1 आ जाएगा, और ये जो 5 एक वैल्यू आ रही है उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 75/100 और 35/100। 75/100 को इसको 2 पे डिवाइड किया और इसको 75 को भी 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 15/2। 15/2 35 को 35/10 को इसको भी 2 पे किया, इसको भी 2 पे किया, तो इसका आंसर आ गया 7/2। 7/2 आ गया, 15/2 हो गया। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, इसको इसके साथ किया, 15 × 2 30 आ गया, और इसको इसके साथ किया तो ये आ गया 14। अब मैंने क्या किया जी, 30 को भी और अच्छा जी ये आ गया, 15 को 2 से किया तो 30 आ गया, और इसको उससे किया। अच्छा, ये इस तरह से आएगा, इसको मैंने किया इसके साथ, ज़रा ये मेरे पास आ गया 30, और इसको मैंने किया इसके साथ तो ये आ गया 14। उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है जी, इसको मैंने 2 पे डिवाइड करना है, 2 7 14 और 2 1 2, 1 बचेगा, ये 10 बन जाएगा, 2 5 10। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 15/7 इसका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
उसके बाद जी क्वेश्चन 8 हो गया जी। क्वेश्चन 8 के बाद हमारा है जी क्वेश्चन 9। वो कहता है इफ़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ टू पार्टनर इज़ 2:3। वो कहता है कि इफ़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ टू पार्टनर इज़ 2:3 देन द सेकंड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट इज़, यानी कि वो कहता है कि अगर दो पार्टनर हैं उनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 2:3 है। अच्छा, ये वाला जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये जो 1.1 एक्सरसाइज है ना, उसकी ये बेस है। जितने क्वेश्चन आपने करने हैं ना आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो इसी तरह करने हैं कि उसमें आपके पास एक रेशियो दी होगी, उस रेशियो के हिसाब से आपने प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें वो कहता है कि जी इफ़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ टू पार्टनर इज़ 2:3 उनकी रेशियो है, आपने क्या करना है कि इसको सम कर लेना है। अब ये पहला पार्टनर है और ये दूसरा पार्टनर है, और इसका टोटल सम ऑफ रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। अब वो कहता है देन द सेकंड पार्टनर, ये जो सेकंड पार्टनर है इसकी रेशियो कितनी होगी। तो इसकी रेशियो कैसे मालूम करनी है कि ये जो 3 है, इस 3 को जो ये टोटल है उस टोटल के ऊपर तकसीम करना है, ये उसका जो है ना जी, ये उसकी रेशियो होगी। तो जो इसका आंसर है वो 3/5 होएगा। 3/5 ये इसका सी वाला इसका आंसर है 3/5, तो ये सी वाला इसका आंसर होएगा। जो 10th वाली टिक द करेक्ट आंसर है, उसमें वो कहता है कि 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 2, 3, 5, और जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो कितनी करनी है, 1 लाख की करनी है। अब वो कहता है कि जो आपका सेकंड वाला पार्टनर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। वो कहता है कि जो आपका सेकंड वाला पार्टनर है उसको कितना मिलेगा। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रेशियो करनी है आपने, 2, 3, 5 इन सब को जमा करेंगे तो ये सम ऑफ रेशियो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब प्रॉफिट मैंने किसका कैलकुलेट करना है, वो 30 सेकंड का करना है, तो इसको मैं करूँगा 3/10, 3/10 ज़रब 1 लाख, तो इसको करूँगा तो 30,000। इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 30,000 आ जाएगा, ये वाला 30,000 आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है जी द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 पर्सनस इन अ बिजनेस आर 8 लाख एंड 12 लाख, हैंस सेकंड इन्वेस्टेड, जो सेकंड है उसने कितना इन्वेस्ट किया, जो सेकंड है उसने कितना इन्वेस्ट किया। सिंपल, आसान है, 8 लाख रेशो, अच्छा ये मैंने 9th, ये मेरा कौन सा है जी, ये मेरा 11 है, 8 लाख और 2 लाख। तो सिंपल मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 8 लाख लिख दिया है, ये मैंने आगे 12 बोल दिया था, ये 12 नहीं, ये 2 लाख है। 8 लाख और 2 लाख, इसके सारे ज़ीरो कट जाएंगे, इसके भी सारे ज़ीरो कट जाएंगे, तो जो इनकी रेशो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 8/2, 8/2 बन जाएगी। अब सिंपल वो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, वो कह ये रहा है कि अगर 2 पर्सन हैं और उन्होंने 8 लाख और 2 लाख इन्वेस्ट किया है, तो जो सेकंड है उसने कितना इन्वेस्ट किया है, जो सेकंड है उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, देखें कि टोटल रेशो मेरी कितनी आ गई, 10 आ गई। अब मैंने देखना है कि सेकंड ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो इसका जो तरीकाकार है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2-3 तरीक़ों से हो सकता है, दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 2 को डिवाइड कर दिया कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, यानी कि जो सेकंड बंदा है उसकी क्या बन गई, उसकी रेशो ये बनती है 2/10 की। लेकिन वो क्या कहता है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा कि द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 पर्सन्स इन अ बिजनेस आर 8 लाख एंड 2 lakhs, हैंस सेकंड इन्वेस्टेड, सेकंड ने कितना इन्वेस्ट किया। उसके बाद नीचे आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस के अंदर उसने ऑप्शंस किस तरह की दी हैं। वो पहले में वो कहता है हाफ ऑफ द फर्स्ट, 4 टाइम द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द फर्स्ट, डबल ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ये जो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होएगा। वो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट इसलिए नहीं होएगा कि वो कह रहा है कि इसने जो सेकंड है उसने कितना इन्वेस्ट किया है पहले के हिसाब से, यानी कि इसने इसके हिसाब से कितना इन्वेस्ट किया है। अब देखिएगा, मैंने ये 8 यहाँ पे किया, पहली ऑप्शन में वो कहता है हाफ ऑफ द फर्स्ट, हाफ ऑफ द फर्स्ट, अगर इसका मैं हाफ करता हूँ 1/2 करता हूँ, 2, 4, तो ये 4 लाख बनता है, यानी कि ये आंसर ये वाला आंसर नहीं होएगा। उसके बाद कहता है 4 टाइम द फर्स्ट, 8 ज़रब 4 कर दूंगा तो ये भी नहीं होगा।
उसके बाद कहता है 1/4 ऑफ द फर्स्ट। तो अगर मैं ये देखना, अब 8 का अगर मैं 1/4 करता हूं तो 4, 1 4 और 4 2 8, इसका आंसर आता है 2, यानी कि 2 लाख। यानी कि ये इसने 2 लाख जो किया ना, ये फर्स्ट का 1/4 है। यानी कि इसका जो आंसर है ये सी वाला होगा। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद जो 12 वाला है उसको देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इन बिजनेस, ए इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो बी की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बी की इन्वेस्टमेंट होगी इस ए की जगह पे बी आ जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ये बी वाला आ जाएगा, बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद वो कहते हैं जी 13 में रेशो इज ऑलवेज, इसका जो है ये होएगा यूनिट फ्री। जो रेशो है वो यूनिट फ्री होएगी। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था कि ये जो होता है ना, जो रेशो होती है वो होमोजीनियस होती है, यानी कि इसके अंदर जो यूनिट होता है वो सेम होता है। एक क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ पे, उसमें उसने कहा था 7.5 kg एंड 3.5 kg। अब इसमें होता क्या है कि जब 7.5 को 3.5 पे डिवाइड करते हैं, ये केजी के साथ, तो ये केजी के साथ कट जाता है। इस वजह से ये जो रेशो है ना, इसका यूनिट जो है ना वो हमेशा इसका यूनिट जो है ना ये यूनिट फ्री होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो यूनिट फ्री आ जाएगा। उसके बाद जो रेट है, रेट का जो है ना जी वो हमेशा यूनिट होता है, ये नॉट यूनिट फ्री। ये जो रेट है ये यूनिट फ्री नहीं होता। रेट यूनिट फ्री क्यों नहीं होता, रेट यूनिट फ्री इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा रेट होता है ना वो होता है अ रेट इज अ चेंज ऑफ क्वांटिटी ओवर टाइम। जो रेट ऑफ चेंज है, जो रेट है, अ रेट इज अ चेंज ऑफ क्वांटिटी ओवर टाइम। मिसाल के तौर पे लोन की अमाउंट है 5 लाख और इस पे जो रेट है वो 5% पर ईयर है, यानी कि एक साल के गुजरने के बाद, 5%, ये 5 लाख, ये 5,000 के अंदर 5% ऐड हो जाएगा। यानी कि अ रेट इज अ चेंज इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी 5 लाख थी और क्वांटिटी के अंदर चेंज आ गया, किस तरह आया, पर ईयर। यानी कि अ रेट इज अ चेंज ऑफ क्वांटिटी ओवर टाइम। टाइम गुजरने के साथ, ये एक साल गुजरने के बाद 5% पुरानी क्वांटिटी के अंदर जो एडिशन आ गया उसको हम रेट कहते हैं। तो इसका ये यूनिट होता है। तो इस वजह से जो है ना इसका ये वाला जो है इसमें ये आ जाएगा कि ये यूनिट फ्री नहीं होता। उसके बाद वो कहता है द रेशो 210 इशा रेशो 315, इसकी कम लोएस्ट फॉर्म क्या है, तो आए देख लेते हैं। 210 को और 315 को पहले 5 पे तकसीम करना है। 210 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 42 आ जाएगा, 315 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 63 आ जाएगा। उसके बाद 42 को और 63 दोनों को 3 पे तक करना है। 42 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद 14 को 7 पे और 21 को भी 7 पे करेंगे तो 14 को 7 पे करूँगा तो 2 आ जाएगा, 21 को 7 पे करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो जो इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है वो 2:3 आ जाएगी। उसके बाद जी 15वां है, 15 में वो कहता है द स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ 4/9 1/3। 4/9 और 1/3 की जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो क्या है, तो उसकी स्मॉलेस्ट टर्म, इसको आप इसके साथ करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको आप इसके साथ करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 12 को और 9 को मज़ीद आप 3 पे तकसीम कर दें, 3 4 12 और 3 3 9, तो ये 4/3 या 4/3 जो है वो इसकी फॉर्म आ जाएगी। तो जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 4:3 है, 4:3, यानी कि ये इसका ए पार्ट है। तो ये हमारा जो इसका ये टिक आंसर वाला है, टिक मार्क द करेक्ट आंसर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो है वो ये राइट द शॉर्ट आंसर्स है, ये राइट द शॉर्ट आंसर को हम करेंगे और इसको करने के बाद फिर हम हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो इसके जो ये टिक मार्क हैं ये हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम इसके जो ये शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो कहता है डिफाइन रेशो। तो रेशो क्या है जी, रेशो इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वैल्यूज़। दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम रेशो को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे 2:3 का मतलब है कि हर दो यूनिट्स के लिए कोई 3 यूनिट्स हैं। इफ़
there are 20 students in the class, 12 of them are boys, ratio of boys of girls would be कि 12 हर 12 के मुकाबले में कितनी 8 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 20 है, टोटल 20 है, उसमें से 12 जो है वो बॉयज़ अगर हैं तो उनमें से जो है वो 8 कितनी हैं, 8 उनमें से लड़की हैं कि टोटल। ये देखिए ना, मैंने कहा कि इफ़ देर आर 20 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 12, और 12 कितने हैं बॉयज़, तो रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल 12 बॉयज़ हैं तो बाकी 8 जो हैं वो लड़कियां होंगी 20 में से। तो ये इस तरह से दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप को, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम रेशो को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो फर्स्ट था इसमें ये 80 और 640 इसको हमने रेशो में लिखा और रेशो में लिख के हमने इसको सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद दूसरी चीज़ है डिफाइन रेट, के रेट क्या है। रेट इज़ अ चेंज ऑफ क्वांटिटी ओवर टाइम, यानी कि रेट इज़ अ चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आता है टाइम गुजरने के साथ, इसको हम रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक लोन की अमाउंट है 5,000 और उस पर 5% का रेट है पर ईयर, यानी कि 1 साल गुजरने के बाद ये वाली अमाउंट जो चेंज हो रही है, यानी कि टाइम 1 साल गुजरने के साथ ये जो वैल्यू है, ये इसमें जो इंक्रीज़ आ रहा है, इसी को हम रेट कहते हैं। उसके बाद ही आगे जो है वो कहता है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एंड रेशो, के रेट और रेशो जो है ना जी उसको करें। तो सिंपल सा अगर यहीं पे मैं अगर बात करता हूँ तो मैं एक ये भी लिख सकता हूँ कि जो रेशो है उसके अंदर वक़्त की लिमिट नहीं होती, जबकि इसमें वक़्त की बात हो रही है। इसमें देखें ना, उसने कहा कि 5 साल के बाद जो वैल्यू चेंज आती है, यानी कि ओवर टाइम गुजरने के साथ साथ जो चेंज आती है वो रेट होता है, जबकि इसके अंदर किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, रेट नहीं है, यानी कि इसके अंदर टाइम की बात नहीं है। हम देख लेते हैं जी, मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है जी। रेशो है कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वैल्यूज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम। रेशो ऑफ, ये वही सेम एग्जांपल दी हुई, यानी कि इसका मैंने बताया कि जो रेशो है ना उसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को का कंपैरिजन करते हैं और उसमें टाइम जो है ना उसको हम मद्देनज़र नहीं रखते, टाइम को किसी भी लिहाज से मद्देनज़र नहीं रख रहे होते। उसके बाद अगर रेट की बात करता हूँ तो रेट ऑन द अदर हैंड कंसीडर द टाइम फ्रेम एज वेल। रिटर्न रेट ऑन लोन इज़ 5% पर ईयर, यानी कि जो रेट है उसके अंदर हम किसको, टाइम को कंसिडर कर रहे होते हैं। रेशो कंपेयर प्रपोर्शन ऑफ टू और मोर वैल्यूज़, यानी कि रेशो जो है ना वो प्रपोर्शन कर रही होती है कि ये 2%, ये 2 के बदले में 3 है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था, लास्ट एक यूज़ किया हुआ था 2:3, यानी कि हर 2 के साथ 3 है, यानी कि ये एक कंपैरिजन कर रही है दो वैल्यूज़ के दरमियान ना, यानी कि उनका प्रोपोर्शन भी बता रही है। रेट रिप्रेजेंट द चेंज इन द क्वांटिटी ओवर टाइम, यानी कि रेट के अंदर क्या आता है, चेंज हो रहा होता है कि ये 50 रुपये था तो इसके अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ 5 का चेंज आया तो ये बाद में कितना हो गया, ये 55 हो गया, 55 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये रेट रिप्रेजेंट द चेंज इन द क्वांटिटी ओवर टाइम, कि क्वांटिटी में चेंज आ जाता है वक्त के गुजरने के साथ साथ। उसके बाद इसका जो है थर्ड वाला वो हो गया नेम टू फॉर्म्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस द रेशो, यानी कि दो, वो कहता है कि कोई फॉर्म्स होता है जिसके अंदर आप रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेशो को हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, यानी कि अगर ये इस तरह से है 2:3 तो मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ। तो इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, इसको हम कंपैरिजन में लिख सकते हैं, ये 2:3 इस तरह से कंपैरिजन में लिख सकते हैं। तो उसने क्वेश्चन में तो 2 ही पूछी हैं जबकि इससे ज़्यादा है। इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अगर ये मैं 2:3 इसको जब मैं 2/7 फ्रैक्शन में लिखूंगा तो इसको इस पर डिवाइड करूंगा तो 0.67 आ जाएगा। तो इसको मैं डेसिमल के अंदर भी लिख सकता हूँ और डेसिमल के साथ साथ इसको मैं जो है वो परसेंटेज के अंदर भी लिख सकता हूँ कि ये इसको मैंने इस पर डिवाइड किया, 100 से ज़रब करूँगा तो ये 40% हो जाएगा, यानी कि इसको परसेंटेज की सूरत में भी मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसमें वो कहता है डिवाइड ₹60,000, वो कहते हैं कि जी डिवाइड ₹60,000 इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने 60,000 यहाँ पे लिख दिया है और 5:7 की रेशो है।
इसका सम बनाऊंगा, इसका सम करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। ये इसी तरह से है, जब मैंने आपको यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था, इसमें कौन सा था, इसमें ये 30,000, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो है ना सम ऑफ रेशो करके और उसमें से निकालना, वैल्यू निकालना कि किसका कितना शेयर है, ये आप जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे उसके अंदर यही मेथड यूज़ हो रहा होना है। बेसिकली इसमें आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होनी है और जो रेशो है। रेशो को आपने जमा कर देना 12। अब ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है। जब इसका मैंने प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं 5 को तकसीम करूँगा 12 के ऊपर, 5 को तकसीम करूँगा 12 के ऊपर, और 5 को मैंने 12 पे तकसीम किया और 60,000 से मैंने ज़रब कर देना। इसी तरह से जब मैंने इसकी निकालनी है तो 7 को तकसीम करूँगा 12 के ऊपर, 60,000 ज़रब करूँगा तो 25,000 35,000 आ जाएगा। इसको अगर आप जमा करेंगे तो ये आपका 60,000 होगा। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद ये हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये वो कह रहा है, बुक पे देखें, जो 6 है उसमें वो कह रहा है द सेविंग इनकम रेशो ऑफ 2 पर्सन आर 1/9 एंड 2/3। तो इनमें से कौन ज़्यादा सेव कर रहा है? 1/9 को आप 100 से ज़रब करेंगे, 1/9 को डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब करेंगे तो ये 11.11 आ जाएगा। 2/3 को आप ज़रब करेंगे 100 के साथ तकसीम करके तो ये 66,000 या 67 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है कि जो सेकंड पर्सन है 2/3 वाला जो पर्सन है ना वो ज़्यादा सेविंग्स कर रहा है। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है जी 1/10 रेशो 100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। बेसिकली ये देखें, ये है 1/10 रेशो 100/1। अब मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ये 1/10 और इसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगा 100 के ऊपर। अब जब मैं इसको, अब बेसिकली ये नीचे 100/1 है। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो ऊपर जाके ये क्या होगा, ऊपर जाके ये तकसीम हो जाएगा इस तरह से। यानी कि ये यहाँ पे ये 1/10 है तो ये ऊपर जाके ये 100/1 है, ये ऊपर जाके 1/100 हो जाएगा। तो एक को एक से ज़रब करूंगा तो एक आ जाएगा, एक को इससे ज़रब करूंगा तो ये 1000 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे कंपैरिजन में भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो 1/1000 है। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी समझ आ गई होगी। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखें, ये 48.5 ये जो परसेंटेज है ना इसका मतलब है 1/100। तो ये अगर मैं इसको 1/100 से करूँगा तो ये यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 48.5/100। अब ये जो 1 है ये भी उड़ जाएगा और ये इस तरफ एक हिस्सा है तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 5 पे, इसको भी 5 पे करना है, इसको भी 5 पे करना है। इसको अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5×9 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5×7 35 और 5 तो 10 और 2 0 आ जाएंगे। 97/200, 97/200 इसका हमारे पास आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम मजीद देख लेते हैं जी। उसके बाद वो कहता है डिवाइड 750 इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो हमारे पास परसेंटेज आ गई, सम ऑफ रेशियो आ गई वो 5 आ गई। जब मैंने इसका निकालना है तो इसको 3/5 सिर्फ 750 कर दूंगा और जब इसका शेयर निकालना है 2/5 ज़रब 750 तो ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे ये टोटल 750 होगा। 128 kg एंड 16 kg, इसको रेशो में लिख लेना। इसको हम रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसको मजीद मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको 2 पे डिवाइड किया तो 32 आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा, 32 को मजीद 2 पे डिवाइड करूँगा तो 8 आ जाएगा। इसको बल्कि 4 पे कर सकते हैं, 4 1 4 और 4 8 32। इसका जो आंसर है वो मेरे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद जो ये 10th था, 11th के अंदर उसने क्या कहा जी, 11th के अंदर कहता है 3 मैन इन्वेस्टेड रुपीज़ 18 12 और 6 रिस्पेक्टिवली, ही शुड दे शेयर आउट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3600। 3600 का जो है ना वो प्रॉफिट उनमें हमने डिवाइड करना है। तो 18,000 12,000 6,000 ये 0 से कर देंगे, ये बाकी 18 12 6 रह जाएगा। मज़ीद उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, 2 6 2 12 आ जाएगा और 6 1 1 आ जाएगा। पहले इनकी सम ऑफ रेशो निकाल लूँगा, 3 2 1 इनको जमा करूँगा तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद जब इसकी रेशो निकालनी है तो 3/6 ज़रब 3600 आ जाएगा। ठीक है, 3600 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब इसकी निकालनी है तो 2 तकसीम 6 ज़रब 3600 आ जाएगा। जब इसकी निकालनी है तो 1 तकसीम 6
1 तकसीम 6 ज़रब 3600। तो जब इन आप तीनों को जमा कर लेंगे तो ये आपके पास 3600 आ जाएगा। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद इसका ये लास्ट वाला है। लास्ट में क्या करना है जी, 15,000 की एक अमाउंट है जिसको 3:2 के हिसाब से डिवाइड करना है। सबसे पहले इनको सम कर लेंगे तो ये 5 आएगा। जब इसकी वैल्यू मालूम करनी हो 3/5 ज़रब 15,000 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो 2/5 ज़रब 15,000 आ जाएगा। इन दोनों को आप जमा कर लेंगे, ये टोटल 15,000 हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो आपकी ये 1.1 एक्सरसाइज है उसके ये टिक एंड ये भी करवा दिए हैं और ये भी करवा दिए हैं, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं मैंने आपको वो भी करवा दिए हैं। अब आपने क्या करना है जी, आपने बस ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ आपने इसके लिंक्स शेयर करने हैं ताकि उनको भी इन वीडियो से उतना ही फ़ायदा हो। तो चलें फिर इंशाल्लाह इससे इस प्ले लिस्ट में जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इससे आगे आपको जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है प्रोपोर्शन वाली, उसकी जो है ना वो सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। तो अगर मैं आपके बुक के पेज नंबर 10 की बात करता हूँ जिससे ये 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, और इस 1.1 एक्सरसाइज का ये जो सेक्शन 2 है इसके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में 1 से 8 तक क्वेश्चंस हैं। आए इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी देखते हैं को इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं अगर रीड करता हूँ, इसको रीड करते हुए अब इसमें जो एक दो मेन चीज़ें हैं वो मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ। वो कहता है जी, सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन आप बनाते हैं। यू हैव स्टॉक 60,000 पंखे जो है ना उसका आपके पास स्टॉक है शुरू में, और आपने ये जो पंखे 60,000 हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 3 डीलर्स के अंदर, और उसकी जो रेशो है वो इस तरह से है। तो वो कहता है कैलकुलेट हाउ मच ईच डीलर विल रिसीव, कि वो कहता है कि कैलकुलेट करें कि जो ईच डीलर है उसको कितना मिलेगा। तो इसके अगर मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ ना तो सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है। तो मेरे पास जो स्टॉक है वो ये 60,000 पंखे हैं। इनकी जो रेशो है डिस्ट्रीब्यूशन की वो 3:5:4 है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें ही नहीं, इस एक्सरसाइज ये जो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसके बाकी क्वेश्चन भी जब हम सॉल्व करेंगे तो उनके सोल्यूशन का जो मेथड है वो सेम है। सिंपली आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी और बाकी क्वेश्चन में भी मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ, वही चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखनी है कि अमाउंट कौन सी है, मेन अमाउंट कौन सी है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो क्या है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने करनी है, आपने क्या करना है कि उस वो जो रेशोज आ रही हैं उसका आपने सम बनाना है कि ये जो रेशो है इनका ये मेरे पास सम है। एक चीज़ इसमें और होएगी कि कुछ क्वेश्चन जब आप आगे करेंगे तो उनकी रेशोज़ ये बहुत बड़ी होंगी, उनको आपने सेम नंबर पे डिवाइड करके रेशोज़ को आप छोटा करेंगे और ये रेशो बना लेंगे। और ये अब जिस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना उनको भी सॉल्व करने का तरीकाकार वो सेम ही होएगा। तो सिंपल मैंने अब क्या करना है, मैंने जब सम ऑफ रेशो की 3, 5, 4 इनको मैंने जमा किया तो ये मेरे पास बन गया 12। अब जब मैंने पहले डीलर की रेशो मालूम करनी है तो पहला डीलर क्या है, वो 3 है। इस 3 को मैं डिवाइड करूंगा इस 12 के ऊपर और इसके साथ ज़रब कर दूंगा, तो जो पहला बंदा है उसके पास उसको जो है वो मैं कितने पंखे दूंगा, 15,000 पंखे दूंगा। जो दूसरा है वो 5 है तो 5 को डिवाइड करूंगा 12 पे और 60,000 से ज़रब कर दूंगा, यानी कि 5 को 12 पे डिवाइड किया 60,000 से ज़रब किया, दूसरे को कितने मिलेंगे, 25,000 पंखे मिलेंगे। और जो तीसरा है 4 को डिवाइड कर दूंगा मैं कितने में, 12 पे, और मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा जी 60,000। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 20,000 आ जाएगा। और अगर आप इन तीनों को जमा करेंगे 15,000, 25,000 और 20,000 इन तीनों को जमा करेंगे तो ये इसका टोटल 60,000 आएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि ये मैंने एक बेसिक सा तरीका भी आपको बता दिया कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ढूंढना है कि वैल्यू कौन सी है जो डिवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है या डिवाइड करनी है, रेशो क्या है, सम ऑफ रेशो क्या है, और सम ऑफ रेशो को फिर इस तरह से आपने सॉल्व कर देना है। तो आए ये क्वेश्चन हमने 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो 2 है ना उसमें देखते हैं कि जी उसके अंदर क्या चीज़ है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने वैल्यू ढूंढनी है। तो वो कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग और लाइटिंग की टोटल कॉस्ट जो है वो ये 36,800 है। ऑफ अ फर्म for the winter season the ratio of consumption between heating and lighting is 3:1. find
हीटिंग और लाइटिंग की कितनी कितनी वैल्यू है इन दोनों में से, यानी कि ये टोटल वैल्यू ये है और उसकी रेशो ये है। तो हमने बस ये देखना है कि इसकी डिवीजन के हिसाब से इनमें कितना कितना आएगा। तो आए इसको हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास हीटिंग और लाइटिंग दोनों की जो कॉस्ट है वो इतनी है 36,800। उसके बाद उसने मुझे क्वेश्चन में रेशो दी हुई है, तो रेशो हीटिंग की मेरे पास रेशो 3 है और लाइटिंग की मेरे पास 1 है। तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपने दो चीज़ें ढूंढनी है क्वेश्चन में, एक वैल्यू ढूंढनी है और रेशो ढूंढनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका सम ऑफ रेशो बनाएंगे। तो इसका 3 + 1 करूँगा तो मेरे पास सम ऑफ रेशो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब अगर मैं हीटिंग की मैंने वैल्यू ढूंढनी तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को डिवाइड करूँगा इस 4 के ऊपर। इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैंने किया था कि इस 3 को जब इसकी मैंने वैल्यू ढूंढनी थी तो इस 3 को मैंने डिवाइड किया था 12 पे और 60,000 से ज़रब कर दिया था। इसी तरह से मैंने यहाँ पे करना है कि मैंने इस 3 को डिवाइड करना है इस सम ऑफ रेशो के ऊपर और ज़रब कर देना है मैंने जो मेरे पास टोटल वैल्यू है 36,800। तो ये 3/4 36,000 करूँगा तो ये मेरे पास 27,600 हो जाएगा। इसी तरह से लाइटिंग की जो है वो 1 को डिवाइड करूँगा 4 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दूंगा 36,000 के साथ, तो ये मेरे पास 9200 आ जाएगी। 27,600 और 9200 को जब आप करेंगे तो ये 36,800 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं जी, तो क्वेश्चन 3 के अंदर वो बात कहता है कि एक वसीम है, वो 24 रुपये का ब्रेकफास्ट करता है और उसकी इनकम कितनी है, 120। एक ये बात होगी। दूसरा आफ्ताब है, वो 20 रुपये का ब्रेकफास्ट करता है और उसकी जो डेली की इनकम है वो इनकम कितनी है उसकी, 90 रुपये है। तो वो कहता है कि अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा खर्च कौन करता है, ब्रेकफास्ट के ऊपर ज़्यादा खर्च कौन करता है अपनी डेली इनकम के हिसाब से, कि परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, आफ्ताब की ज़्यादा है या फिर जो ये हमारा पहला है वसीम, इसकी ज़्यादा है। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें इसके सोल्यूशन में मैंने क्या करना है, इसके सोल्यूशन में मैंने कहा कि मेरे पास ये वसीम है और ये मेरे पास आफ्ताब है। वसीम ने 24 रुपये खर्च किए हैं, 24 रेशो 120, यानी कि 120 उसकी टोटल कमाई है और 24 रुपये उसने ब्रेकफास्ट के ऊपर, नाश्ते के ऊपर खर्च किए हैं। आफ्ताब ने 20 रुपये खर्च किए हैं और उसकी जो इनकम है वो 90 रुपये है। अब मैंने क्या करना है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 24 को मैं 2 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12, और 120 को जब 2 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 60। यानी कि 24 को भी 2 पे तकसीम किया, 120 को भी 2 पे तकसीम किया, ये भी 2 पे तकसीम हो सकता है, ये भी 2 पे तकसीम हो सकता है, इसलिए उनको 2 पे तकसीम किया है और दोनों को एक ही नंबर पे तकसीम करना है। जब इसको 2 पे किया तो ये 12 आ गया, इसको 2 पे किया तो ये 60 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको भी मैंने 12 पे तकसीम किया, इसको भी मैंने 12 पे तकसीम किया। इसको 12 पे करूँगा तो ये इसका 1 आ जाएगा और 12 5 60, तो ये इसका 1.5 आ जाएगा। अब इसी तरह से 20 और 90, 20 को भी 2 पे तकसीम किया, 90 को भी 2 पे तकसीम किया। 20 को 2 पे तकसीम किया तो 10 आ गया, 90 को 2 पे तकसीम किया तो 45 आ गया। उसके बाद 10 और 45, 10 को भी 5 पे तकसीम किया और 45 को भी 5 पे तकसीम किया। 10 को 5 पे तकसीम किया तो 2 आंसर आ गया, 45 को 5 पे तकसीम किया तो 9 आंसर आ गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल आपने अपने कैलकुलेटर पे जाके लिखना है 1/5, जो रेशो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 1/5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2। 0.2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20% आ जाएगा। ये 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इसको हमने परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो जब किसी चीज़ को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होता है तो उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। उसके बाद इस 2 को जब आप तकसीम करेंगे 9 के ऊपर तो आपके पास 0.22 आएगा। 0.22 को जब आप 100 से ज़रब करेंगे तो आपके पास 22% आ जाएगा। अब ये इसने 20% खर्च किया, इसने 22% खर्च किया है। तो ज़रा सोचें 20 ज़्यादा होता है कि 22 ज़्यादा होता है? 22 ज़्यादा होता है। तो 22 ज़्यादा है तो फिर इसका आंसर है कि आफ्ताब की जो अर्निंग है, आफ्ताब की जो स्पेंडिंग ऑन ब्रेकफास्ट है वो ज़्यादा है। तो इसका आंसर आफ्ताब आएगा। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है
अली स्टार्टेड बिजनेस अ ईयर बैक विद 10 लाख। अली ने 1 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख से। बाद में 6 महीने के बाद मोहसिन ने उसको ज्वाइन किया और उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो 20 लाख की। अली का टोटल, यानी कि अली ने टोटल 12 महीने बिजनेस पहले ज्वाइन किया था तो उसने 10 लाख लगाया। उसके बाद मोहसिन ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया तो उसने 20 लाख लिखवाया। और फिर एक तीसरे बंदे ने, उनका एक और दोस्त असगर है, उसने 3 महीने रह गए थे साल पूरा होने में, तो उसने 3 महीने के बाद जब किया तो उसने 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अब वो कहता है व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट ऑफ 12 लाख के। अगर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है साल के बाद तो इन तीनों का शेयर क्या होएगा, ये हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन में आपने 2 चीज़ें ढूंढनी है। तो अगर मैं इसमें अमाउंट की बात करता हूँ जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये 12 लाख रुपए मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो प्रॉफिट है ये वो अमाउंट है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी कि जब ये रेशो बनाते हुए ये जो ज़रब करना है, जिस तरह से अगर मैं ये पिछले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये मैं क्वेश्चन 2 की बात करता हूँ, तो इसमें ये 36,000 मेरी वैल्यू थी जो मैं रेशो के साथ मल्टीप्लाई करता था। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, इसके अंदर जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यू है वो ये प्रॉफिट है 12 लाख जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अली जो है ना, उसने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए। ये मैं बेसिकली बनाने लगा हूँ रेशो। ये वैल्यू मैंने ढूंढ ली, अब मुझे रेशो चाहिए। जो मैंने बात बताई थी कि 2 चीज़ें सबसे पहले आपने ढूंढनी है, पहले आपने जो वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उस वैल्यू को, और फिर रेशो। अब जो मेरा प्रॉफिट है 12 लाख वो मेरी वैल्यू आ गई है। उसके बाद जो अली है ना, उसने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और मैंने 12 को 12 पे तकसीम किया है। 12 को 12 पे तकसीम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 लाख रुपए। ये 12 को 12 पे तकसीम इसलिए किया है कि उसने पूरा साल काम किया, 12 के 12 महीने काम किया है। अगर मैं मोहसिन की बात करता हूँ तो मोहसिन को मैंने उसकी जो 20 लाख की वैल्यू है उसको मैंने 6/12 किया है। 6 मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि उसने 6 महीने के बाद काम ज्वाइन किया था। असगर की वैल्यू को मैंने 3 पे डिवाइड, यानी कि 3/12 किया है। 3/12 मैंने इसलिए किया है इसका कि जो तीन है ना, 3 इसने तब ज्वाइन किया था जब 3 महीने रह गए थे, तो इसने सिर्फ 3 महीने काम किया। तो इसके 30 लाख को मैंने 3/12 करके इसकी रेशो बनाई है, यानी कि इनकी जो रेशो है वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख बन जाएगी। 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ये सारे जीरो कट जाएंगे और बाकी ये 1:1 रह जाएगा। इसकी थोड़ी सी मैं साइंस आपको और बता देता हूँ कि ये इस तरह से क्यों किया है। देखो, 12 को मैंने 12 पे तकसीम किया, तो 12 को जब आप 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 साल, 1 ईयर। ये मेरे पास आ जाएगा 1 ईयर। अब ये जो 6 है इसने 6 महीने काम किया है, तो मैंने 6 को तकसीम किया 12 के ऊपर। जब आप 6 को 12 पे तकसीम, अपने कैलकुलेटर पे जाएं और कैलकुलेटर पे जाके लिखें 6 तकसीम 12, 6 तकसीम 12 करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 0.5, यानी कि इसने 6 महीने काम किया, तो इसका मतलब इसने आधा साल काम किया है ना। तो ये 0.5, 6/12 इसलिए किया है कि ये 0.5 इसने काम किया है। इसी तरह अगर आप 3 को तकसीम करेंगे 12 के ऊपर तो ये आपके पास आएगा 0.25, यानी कि इसने 0.25 ईयर काम किया। ये 1 है, ये आधा साल है, ये आधे साल से भी आधा साल है। तो ये इसलिए इसका 6/12 और 3/12 किया है, यानी कि इसने 12 महीनों में 12 महीने काम किया है। इसने 12 महीनों में 6 महीने काम किया है। इसने 12 महीनों में 3 महीने काम किया है। तो ये इसकी लॉजिक है इसको तकसीम करने का। इसकी लॉजिक को समझना, आपने रट्टा नहीं लगाना। अली ने 12 महीने काम किया तो 12 को 12 पे तकसीम किया। इसने 12 में 6 महीने काम किया, इसने 12 में 3 महीने काम किया। जितने महीने काम किया उनको टोटल महीनों पे हमने तकसीम किया है। जितने नंबर आते हैं, मिसाल के तौर पे आपके 33 नंबर आए हैं तो 33 को आप तकसीम करते हैं 100 के साथ, तो वो बनता है पॉइंट, और फिर उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 33% बन जाता है। तो जो चीज़ आती है उसको जितने में से आती है ना उस पर तकसीम किया जाता है। आपके नंबर आए हैं 33, तो आप क्या करते हैं 33 को कितने में से आए, 100 में से आए, तो 33 को 100 पे तकसीम करते हैं। तो ये इसलिए इसको इस पे तकसीम किया है। होप कि आपको इसकी जो लॉजिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो इसको ये 1:1 यानी कि 3 दफ़ा 1 है, ये मेरी रेशो बन जाएगी। तो ये अब देखें, अब तो काम सीधा हो गया ना कि ये हमारे पास एक वैल्यू होती है, फिर हमारे पास रेशो होती है, फिर हम रेशो से इस तरह से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप फिर आपके पास अब रेशो 1:1 आ गई है,
और वैल्यू आपके पास 12 लाख है। अब आपने क्या करना है, अली की करेंगे तो अली की भी 1 है, तो 1 को टोटल के ऊपर तकसीम करेंगे और 12 लाख से ज़रब कर देंगे, तो इसका भी 4 लाख आ जाएगा, इसकी भी 1/3 और 12 लाख 4, इन तीनों का जो है जी वो 4 लाख रुपए इनका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चौथे क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं जी, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड, 3 पार्टनर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं 18,000, 16,500, 12,500। जो तीसरा पार्टनर है उसका प्रॉफिट आता है 4625, उसका प्रॉफिट कितना है 4625। अब हमने क्या क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है टोटल प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर, पहले पार्टनर का और सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट कितना है। उसी तरह से सबसे पहले हमने 2 चीज़ें इसमें ढूंढनी होती हैं, एक रेशो ढूंढनी है, तो रेशो उसने बता दी है 18,000, 16,500, 12,500, और ये जो थर्ड पार्टनर है इसका जो प्रॉफिट आता है वो 4625 आता है। उसके बाद वो क्या कहता है जी, उसके बाद इसमें 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक हमने मालूम करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, और एक अपने मालूम करना है कि फर्स्ट पार्टनर का और सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट कितना है। थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट उसने बताया हुआ है 4625। अब बेसिकली इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने ये रेशियोज लिखी यहाँ पे 18,000, 16,500, 12,500, ये 2020 से कट गए, और बाकी उसके बाद ये और ये तीनों 25 पे अगर मैं इनको तकसीम करूँ तो ये 25 पे तकसीम होते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो रेशियोज मेरे पास होती है ना, इनको हमने डिवाइड किसी एक नंबर पे करना होता है। ये नहीं करना कि इसको मैं 2 पे कर दूं तो इसको 5 पे कर दूं तो इसको 25 पे कर दूं, इस तरह से नहीं करते। हमने देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको इसको और इसको तीनों को डिवाइड करता है। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। अगर मैं 180 को 25 पे तकसीम करूँगा 36 आ जाएगा, 165 को 25 पे करूंगा तो 33 आ जाएगा, 125 को 25 पे करूंगा तो 25 आ जाएगा। उसके बाद मैंने सम ऑफ रेशो निकाल लेनी है, तो सम ऑफ रेशो मेरी 36, 33, 25 मिला के आ जाएगी 94। अब इसमें जो पहली चीज़ है वो मैंने मालूम करनी है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। अब बड़े गौर से आपने ये फॉर्मूला समझना है। हम क्या करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी एक बंदे का जब हमने प्रॉफिट मालूम करना होता है, किसी एक बंदे का प्रॉफिट मालूम करना होता है, तो उस बंदे की रेशो को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करके जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, ये हमारे बेसिकली टोटल वैल्यू होती है, या ये हमारी टोटल वैल्यू होती है। ये इसका यानी कि इस फार्मूले का ये यानी कि चीज़ होती है। अब देखना, अब मैंने क्या किया है कि ये वही फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ना, ये वही फार्मूला है कि यहाँ पे किसी एक बंदे का प्रॉफिट यानी कि किसी एक बंदे की वैल्यू, उसके बाद उसकी रेशो कितनी है, टोटल कितनी है, और टोटल प्रॉफिट के साथ हम ज़रब कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हमने ये मालूम करना है, ये हमने मालूम करना है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, इन तीनों की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तब मैंने क्या करना है, बेसिक जो थर्ड बंदा है, ये वाला थर्ड बंदा, उसका जो ये वैल्यू है वो 4625 है मेरे पास, तो ये 4625 यहाँ लिख दूंगा मैं। इस तीसरे बंदे की जो रेशो है वो 25 है, 25, और जो टोटल है वो 94 है, 25 को 94 पे मैं तकसीम करूँगा, और ये टोटल प्रॉफिट यानी कि ये टोटल प्रॉफिट ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये उधर जाके ज़रब हो जाएगा, उधर जाके ज़रब हो जाएगा, और ये 25 जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये 94 को जब 4625 से करूँगा तो ये 43, 47, 50 हो जाएगा, और ये 25 ज़रब हो रहा है उधर जाके तकसीम होगा, तो इसको मैं इस पर करूँगा तो मेरे पास ये 17,390 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या मालूम करना है, मैंने फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का वैल्यू मालूम करनी है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। जो सेकंड बंदा है, जो फर्स्ट बंदा है उसकी वैल्यू 36 है, 36 आ गया, टोटल 94 है, ये 94 आ गया, और टोटल वैल्यू मेरी ये 17,390 है। इससे ज़रूर करूँगा इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। जो सेकंड बंदा है उसकी वैल्यू 33 है ये, और 94 पे इसको मैं तकसीम करूँगा, इससे ज़रूर करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इससे जो आगे छठा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर ना 3 बातें उसने की हैं। वो 3 बातें मैं आपको बोल के बताता हूँ। पहली बात वो कहता है कि ए इज हाफ एज ओल्ड एज बी, यानी कि ए जो है ना वो बी से आधा है, यानी कि उसका हाफ है, और जो बी है ना वो डबल है, यानी कि ये हाफ है तो ये उससे डबल है। इसी तरह जो बी है वो सी का हाफ है, यानी कि सी डबल हुआ, यानी कि जो ए है वो अगर एक्स है तो बी जो है ना बी ए का डबल है, तो बी फिर 2x हो जाएगा, और जो सी है वो बी का डबल है तो ये 4x हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगी एज ऑफ एक्स
एज ऑफ ए जो है वो x हो जाएगी, एज ऑफ बी जो है वो 2x हो जाएगी, और एज ऑफ सी है वो 4x हो जाएगी। उसके बाद वो क्वेश्चन में बात करता है कि इनका जो सम है, सम ऑफ देयर एजेस जो है वो 105 है। वो कहता है कि इनका जो सम है x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 105 है। अब 4, 6 और 7 इनको जमा करूंगा तो ये 7x हो जाएगा, 105 x आ जाएगा। ये ज़रब हो रहा है तो जाके तकसीम होएगा, 105 को 7 पे तकसीम करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू डालूंगा तो जो मेरे पास a है, a की वैल्यू आ जाएगी 15। अब जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30, यानी कि 2x की वैल्यू 15 है, ये 30 हो जाएगा। और जब इसमें मैं वैल्यू डालूंगा x की 4 को और x की वैल्यू 15 डालूंगा तो ये मेरे पास 60 हो जाएगा। यानी कि a की जो उम्र है वो 15 है, b की जो उम्र है वो 30 है और c की जो उम्र है वो 60 है। यानी कि इनका सम कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए। तो अगर आप 15 जमा 30 जमा 60 करेंगे तो इसका सम जो है वो 105 आ जाएगा। तो यही इसका सोल्यूशन है। होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि अ पर्सन हैज़ अ वाइफ, एक पर्सन की बीवी है, एक उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं और एक उसकी बेटी है, 1 डॉटर। ही ऑयस ₹10 लाख। उसके पास, अब देखें मैंने कहा था सबसे पहले आपने वैल्यू ढूंढनी है, तो ये 10 लाख है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। किन में होनी है डिस्ट्रीब्यूशन? उसकी वाइफ में, 2 बेटों में और एक उसकी बेटी में। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, वो कहता है जी ही गिव्स 1/10 शेयर टू हिज वाइफ। जो 1/10 शेयर है, ये 1/10 वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसका 1/10 लेता हूँ, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, तो ये 1 लाख रह जाएगा। और 10 लाख में से 1 लाख को अगर आप नेगेटिव इसमें से करेंगे, लेस करेंगे, तो बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो 9 लाख रह जाएगी। अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में वो बात करता है अ पर्सन हैज़ अ वाइफ, 2 सन्स 1 डॉटर, ही ओज 10 लाख, और उसमें से वो 1/10 हिस्सा जो है अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन, यानी कि ये जो उसने 10 लाख में से 1 लाख अपनी वाइफ को दे दिया है, उसमें से जो बाकी है ना, ये 9 लाख, वो बाकी 9 लाख उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी का जो यानी कि ये देखिए, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन, रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाएगी वो 9 लाख रह जाएगी। यानी कि ये वाली जो 9 लाख अमाउंट है ना, वो उसके बच्चों में डिवाइड होनी है। अब वो आगे बच्चों की अगर बात करता हो, तो बच्चों की वो बात करता है जी कि द शेयर ऑफ एवरी सन इज डबल देन द ऑफ द डॉटर, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन। तो वो कहता है कि जो डॉटर है उसका अगर शेयर 1 है, तो उसके जो बच्चे सन है, उसके जो सन है उनकी वैल्यू, उनका जो शेयर है वो डबल है। ये अगर ये 1 है तो इसका 2 है, इसका 2 है। अगर इनकी मैं सम ऑफ रेशो करता हूँ तो ये सम ऑफ रेशो इसकी 5 हो जाएगी, सम ऑफ रेशो 5 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं पहले जो पहला सन है उसकी अगर वैल्यू मालूम करता हूँ, तो ये मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा 5 के ऊपर, 9 लाख से ज़रब करूँगा, 36,000 शेयर इसका होगा। दूसरे सन को भी 2/5 9 लाख, इसका भी ये 3,60,000, ये 3,60,000 हो जाएगा। और डॉटर जो है उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा 1 है, तो 1 को 5 पे करूँगा, 9 लाख से ज़रब करूँगा, तो ये 1,80,000। इन तीनों को आप जमा करेंगे तो ये टोटल 9 लाख हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 7 भी हमने कर लिया है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आए, उसको देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है हमने। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो आप अपने बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लें, पेज नंबर 13। उस पर ये 8वां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। उसमें वो कहता है जी अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,58,500, 4,58,000 का 500 का एक प्रॉफिट है। उसको मैंने यहाँ लिख लिया क्योंकि मैंने कहा था सबसे पहले आपने वो अमाउंट ढूंढनी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद रेशियोज ढूंढनी है। तो वो कहता है कि जी एक प्रॉफिट है 4,58,500 का, जो कि कमाया गया है फ्रॉम अ बिजनेस बाय 4 पार्टनर्स, में 4 पार्टनर है। द प्रॉफिट इज to be allocated to the 4 partners in the ratio of 4/5, 1/8, 2/3, 4/7। इस रेशो के ऊपर उनकी डिवीजन करनी है। तो किस तरह से करेंगे? अब सबसे पहले मैंने ये अमाउंट लिख दी है, उसके बाद जो रेशोज हैं, रेशोज को मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखें 4/5, 1/8, 2/3, 4/7, ये जो मैंने रेशोज यहाँ पे लिखी है ना, इन रेशोज को आपने किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है
जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बटे से इसकी जो अमाउंट है ना वो ख़त्म हो जाए। अब अगर ये वाली अमाउंट है 4/5 है, तो इसको और इसको और इसको और इसको किसी एक नंबर के साथ करना है। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि इसको मैं किसी और से कर दूं, तो इसको मैं किसी और से कर दूं, तो इसको मैं किसी और से कर दूं, तो इसको मैं किसी और से कर दूं। अगर आप ऐसे नंबर पे करना है। अब अगर आप ये 5 को 840 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 को 840 के साथ डिवाइड करेंगे, 840 को ये 3 के साथ करेंगे, 840 को 3 के साथ करेंगे, तो ये 840 ही एक ऐसा नंबर है जो 5, 8, 3 और 3 को डिवाइड करता है। तो ये इस वजह से 840 को इस यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, और ये किसी एक नंबर के साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो अगर आप इसको इससे ज़रब करके और 5 पे तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 672 आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा, ये 560 आ जाएगा, ये 480 आ जाएगा। इसको इससे ज़रब करना है, इस पे तकसीम, इसको इससे ज़रब, इस पे तकसीम, इसको इससे ज़रब, इस पे तकसीम, इसको इससे ज़रब और इस पे तकसीम करेंगे तो ये 672, 105, 560, 480 आ जाएगा। इसको सबको मैं जमा करूंगा तो इसकी जो सम ऑफ रेशो है वो 1817 आ जाएगी। अब अगर मैंने ए का निकालना है तो उसी तरह से निकालना है, जो ए की रेशो है वो 672 है, टोटल 1817 है, ज़रब कर देना है इसके साथ, तो इसका ये शेयर आ जाएगा, इसका ये यानी कि शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में से 458 500 में से। इसी तरह से जो दूसरा 105 है, तो ज़रब तकसीम इस पे करना है, ज़रब इससे करूँगा। तीसरे का 560 है, 1817 पे करूँगा, इससे ज़रब। चौथे का जो है जी वो 480 है, 480 को इस पे ज़रब करना है, इससे इस पे तकसीम करना है और इससे ज़रब करना है, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे गाइस। तो इस तरह से जो है ना, ले जी मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज करवा दी है। इसकी जो मल्टीपल चॉइसेस थी और इसकी शॉर्ट आंसर्स जो हैं और इसके जो क्वेश्चन थे 8, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने आपकी एक्सरसाइज करवा दी है, अब आपने क्या करना है, आपने बस ये करना है कि अपनी फीडबैक देनी है नीचे कमेंट सेक्शन में, और अपनी क्लास फेलोज़ को लिंक्स को शेयर करना है ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो। तो चले ठीक है, फिर आगे इससे आगे हम चलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।